हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास तक हमने रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक था, लाइट का जो रिफ्लेक्शन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम इसका जो सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्शन का वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है? ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम एग्जांपल एक दो एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने बचपन में भी देखा होगा कि कभी मान लीजिए कि किसी वाटर ग्लास के अंदर, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर हमने कोई पेन या पेंसिल रखा, ठीक है, तो पेन या पेंसिल को हमें क्या पता चलता है कि जैसे वो इंटरफेस जहाँ पर जो वाटर का लेवल है उस लेवल पर वो टूटी हुई पेंसिल हमें दिखाई देती है, यानी कि ब्रेक हो गई होती है वो पेंसिल। उस लेवल से हमें पता चलता है कि वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा हुआ है यहाँ पे। ये जो इमेज है, इस इमेज में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ में हमने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी ग्लास के अंदर हमने कोई वाटर भरा हुआ है और उसके जो बॉटम है, बॉटम के अंदर हमने कोई कॉइन रखा हुआ है, तो वो जो कॉइन जो है, जब उसको हम देखते हैं पानी भरने के बाद में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हम देख चुके हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, ये किसकी वजह से होता है? ये जो फिनोमिना हम देख रहे हैं, ये वाला जो फिनोमिना देखा हमने, ये वाला जो फिनोमिना देखा, ये फिनोमिना होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज़ और होती किस वजह से? तो बेसिकली हमें पता है कि जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जब वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की। लेकिन जब लाइट रे किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब हमने ट्रांसपेरेंट क्यों कहा? ट्रांसपेरेंट हमने इसलिए कहा क्योंकि लाइट रे अगर ओपेक मीडियम में आएगी, ओपेक मीडियम की तरफ आएगी, तो वो क्या होगा, वो लाइट रे को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। ठीक है, या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम भी पार्शियली लाइट को ही पास करने देता है। ठीक है, तो उस केस में हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना प्रॉपर तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले डिस्कस किया है इस चीज़ को कि भाई ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है और ओपेक मीडियम क्या होता है। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि ऐसा मीडियम जो कि लाइट रे को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रे को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, यानी कि लाइट रे जब उस मीडियम से पास होगी तो वो मैक्सिमम अमाउंट में 99.99% तक की लाइट रे जो है वो उस मीडियम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम ये एक तरीके से ओपेक मीडियम और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इन दोनों के बीच की स्टेज है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पार्शियली लाइट रे को अलाउ करता है पास होने के लिए, पार्शियली लाइट रे को पास करने के लिए अलाउ करता है। और ओपेक मीडियम का क्या मतलब हो गया कि भाई ओपेक जो है वो लाइट रे को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो जब हम अब यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन पे आते हैं कि जब लाइट रे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो अब ऑब्वियसली वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में हमने कहा था कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, लेकिन किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगी तो उस केस में क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हाईएस्ट स्पीड है वो उस स्पीड से नहीं चल पाती है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो जाती है। तो जब लाइट की जो स्पीड है वो जब डिक्रीज़ हो जाती है तो जिस पॉइंट से वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट करती है, एक तरीके से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी जब डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहता है कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस एंड इट बेंड्स एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए, इस पॉइंट पर जब लाइट रे आ रही है हमारी आंखों की तरफ से, अंदर की तरफ से, ये जैसे लाइट रे आ रही है तो लाइट रे आई और ये जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है यहाँ पे इंटरफेस है हमारे पास में, इस इंटरफेस पर ये ब्रेक हो रही है। ठीक है,
तो ये क्या कहला रहा है, ये लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में ये क्या करती है, लाइट अपने मतलब जो हमारे पास इंटरफेस जो होता है उस इंटरफेस पर ये बेंड कर जाती है। तो ये दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। ठीक है, ये लाइट की जो बेंडिंग होती है ये चेंज इन, अचानक से उसकी लाइट, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज़ करिए आप एक बाइक चला रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, एकदम सीधे सीधे तरीके से, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर बाइक चला रहे हैं आप, ठीक है, और बाइक की स्पीड है 80 90 100 की एमपीएच की स्पीड से आप बाइक को रन करा रहे हैं। लेकिन अचानक से सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई जानवर आ गया, तो आप क्या करेंगे, वो गाड़ी को ब्रेक मार के रोकने की कोशिश करेंगे। तो अचानक से जब आपने ब्रेक मारा तो अब वो जो बाइक होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रही, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है ना। सेम इसी तरीके से, ये जस्ट एग्जांपल है उसको समझने के लिए कि भाई हो क्या रहा है। तो सेम यही फिनोमिना आप यहाँ पर भी फॉलो करवा सकते हैं कि जैसे लाइट रे वैक्यूम में हाई स्पीड से आ रही थी, लेकिन जैसे ही इंटरफेस आया तो इंटरफेस पे एक तरीके से उसको ब्रेक लगाना पड़ा। तो थोड़ा सा जब ब्रेक लगाया तो वो उसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उस ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा वो डेविएट हो गई। ठीक है, तो ये उस पॉइंट पर ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद में फिर से वापस से नॉर्मल तरीके से चलने लगती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हो गया कि वो मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है लाइट रे को अपने अंदर से पास करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, ऑप्टिक्स जो है वो रिलेटेड है लाइट से, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लाइट की जो डेंसिटी है एक तरीके से उससे रिलेट करके देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि अब वो लाइट रे को कितना उसके अंदर से ईजिली पास होने दे सकता है। अगर समझिए कि हम रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं तो रेयरर मीडियम का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि वो जो मीडियम है वो मीडियम इतना हल्का है कि उसके अंदर से उसको लाइट रे को एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो फील नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो उसमें क्या होगा, उसको रेजिस्टेंस थोड़ा सा फील होगा। इसको इसको जब हम समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल तरीके से जब हम सड़क पे वॉक करते हैं अपना, ठीक है, तो जब वॉक कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम वॉक करते हैं तो हमें कोई इतना ज़्यादा एयर का रेजिस्टेंस हमें फील नहीं होता। लेकिन अगर हमें किसी पूल के अंदर, और पानी से भरा हुआ पूल है, उस पूल के अंदर जो एकदम हमारे कमर तक या उससे ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो उस पूल के अंदर अगर हमें चलना पड़े तो हमें रेजिस्टेंस महसूस होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या उस नॉर्मल स्पीड से चल पाएंगे, हम उस टाइम पे नॉर्मल स्पीड से नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक तरीके से हम अपने आप को समझ लीजिए कि आप लाइट रे हैं, तो आप लाइट रे जब नॉर्मल एयर मीडियम के अंदर जब चल रहे थे तो इजीली चल रहे थे, यानी कि कम डिफ़िकल्टी के साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप वाटर मीडियम के अंदर आए तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल चलने के लिए थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो सेम यही है, यही मतलब होता है ऑप्टिकली डेंसर का। लाइट रे अगर आ रही है किसी मीडियम से, इजीली पास हो जा रही है तो रेयरर मीडियम है, लेकिन उसको पास होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो वो डेंसर मीडियम है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइट रे को पास होने में दिक्कत हो रही है तो उस केस में लाइट रे की जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है, तो उम्मीद है यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। अब ये एक तरीके से हमारे बुक के अंदर एक एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी क्या दे रखी है कि एक्टिविटी कहती है कि आप एक बाउल लें, उस बाउल के अंदर एक कॉइन को प्लेस कर दें। ठीक है, अब धीरे धीरे हम उस बाउल से थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हैं। हम पीछे इतना दूर हटते हैं कि वो जो कॉइन है वो हमें जस्ट डिसअपियर हो जाए, वो हमें दिखना जस्ट बंद हो जाए। ठीक है, इतनी दूर हम हटे। तो जब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि जब वो कॉइन जो है जस्ट डिसअपियर हुआ,
अब उसके बाद में हम किसी फ्रेंड को कहते हैं कि अब धीरे धीरे उसके अंदर जो है पानी जो है वो डाले। तो जब हम पानी डालता है वो जो हमारा फ्रेंड जो है वो पानी डालेगा उसके अंदर, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमें जो कॉइन जो इनविजिबल हो चुका था वो धीरे धीरे विजिबल होने लगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे की वजह से हो रहा है। तो सेम ये चीज़ इसने यहाँ पर दिखाई है कि सपोज़ करिए अभी कॉइन ऐसी पोजीशन पर है, ये कोई हमारे पास में जार वगैरह रखा हुआ है, जार के अंदर में कोई कॉइन रखा है। अब इसको हम ऐसी डायरेक्शन से देख रहे हैं कि कॉइन हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर पानी भरते हैं, ये वाटर लेवल आ गया, ये देखिए ये वाटर लेवल है इसका। तो ये कह रहा है जैसे ही हम इसके अंदर पानी भरते हैं तो अब कॉइन जो हमें विजिबल हो गया, विजिबल मतलब देखने लग गया ये, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से, ये भी है, ये एक्टिविटी भी एक शो करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से समझने से पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि सपोज़ करिए कि हमारे पास में एक इंटरफेस है लाइट रे का, ठीक है। अब लाइट रे सपोज़ करिए कि हमारे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। तो रेयर में मान लीजिए हमने मान लिया कि ये एयर है, और डेंसर के अंदर हमने मान लिया कि ये वाटर मीडियम है, ठीक है। अब सपोज़ करिए लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही होगी, तो जिस ये जो लाइन बनाई हुई हमने, ये इंटरफेस है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बीच का इंटरफेस है, और ये हमारे पास में लाइट रे आ रही है। तो जब ये लाइट रे इंटरफेस पर आती है, तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करती है उसी पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके लिए नॉर्मल का काम करता है, मतलब ये नॉर्मल कहलाता है। अब क्या होता है कि जब रेयरर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब रेयरर से डेंसर की तरफ एंटर करेगी, तो ये लाइट रे जो है ये डेंसर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, इट विल बेंड टूवार्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। तो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो ये हमारे लिए रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब लाइट रे डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि एंगल आई जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। इसी का अपोजिट जब हम देखेंगे, सपोज करो सपोज करिए कि हमारे पास में लाइट रे जो है अभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो डेंसर मतलब वाटर, समझ लीजिए वाटर के अंदर से लाइट रे होते हुए आ रही है और वो रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तब ये क्या कहता है कि जब डेंसर मीडियम से लाइट रे आएगी, तो ये आई, जिस पॉइंट पर आएगी उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये हमने एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करनी है। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस केस में ये वाली जो लाइट रे है ये बन जाएगी इंसिडेंट रे, ये बन जाएगा हमारे लिए नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम कह रहे हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो उस केस में लाइट रे इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि जो एंगल आई था इट इज़ लेस देन द एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस केस में इट इज़ लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखने को मिल गई कि व्हेन द लाइट रे will enter from rarer medium to denser medium, it will move towards the normal. And when the second thing है कि when the light ray will move from denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ इसके अंदर सीखी। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से, जो रिफ्लेक्शन के लिए भी हमने दो लॉ पढ़े थे, इसी तरीके से हम रिफ्लेक्शन के भी लॉज पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि आई और आर क्या चीज़ें हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये आई और आर क्या चीज़ें, इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एंगल आई क्या बनता है, एंगल आर क्या बनता है, इसी का यूज़ करके हम आगे इसमें भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे, जैसे ये क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्रैक्टेड रे ये, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये जो इंटरफेस था इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया, तो दिस इज नॉर्मल। तो कह रहा है ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वाला लॉ सिमिलर टू द सिमिलर है अपना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ था उसके सिमिलर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी ये हमारा लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर भी क्या चीज़ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज ए कांस्टेंट। सेकंड कह रहा है कि जो रेशियो होता है साइन, साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, वो वाला साइन है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। अब इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में जैसे यहाँ पर ये वाला केस हम लें, तो ये हमने लिया था एंगल आई, और तो इस केस में ये हो गया था एंगल आर। तो ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई, साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगी। ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट है। तो ये जो लॉ है ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो लॉ है इस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये बेसिकली 0 से 90 डिग्री के लिए ही जो वैलिड है ज़्यादातर। ठीक है, अब ये जो स्नेल्स लॉ है ये किसी भी लाइट के लिए, लाइट के कलर के लिए वैलिड है। मतलब यहाँ पे लाइट का कलर से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप रेड कलर की लाइट यूज़ कर रहे हैं, ब्लू कलर की यूज़ कर रहे हैं, वायलेट है, कोई सी भी लाइट कलर की लाइट रे आपके पास में है, उन सभी लाइट रेज के लिए ये जो दोनों लॉज हैं ये दोनों लॉज वैलिड रहेंगे। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए इतना जो हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और एक दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं रिफ्रैक्शन की ये घरों में अपने देखिए, प्रैक्टिस करिए कि भाई क्या क्या चीज़ें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और जो हमने एक्टिविटी करवाई थी, हमने एक्टिविटी जो अभी बताई है, बाउल के अंदर जो कॉइन है, कॉइन ऊपर दिखने लगता है, तो ये वाली एक्टिविटी आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। थैंक यू।